हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और गाइस, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरा जो बेटा है उसको माइल्ड ऑटिज्म और माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का डायग्नोस मिला है और अर्लियर चाइल्डहुड में उसको ADHD का भी डायग्नोसिस मिला था। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जब हम लोग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए गए थे उस टाइम पे उसको वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज निकल के सामने आया कि इसको ये इशू भी है। क्योंकि मुझे ऑलरेडी डाउट हो रहा था, क्योंकि उसके एकेडमिक के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। हालांकि अभी वो रीडिंग राइटिंग करता है, बेसिक मैथमेटिक ऑपरेशन होते हैं वो सब करता है, काफ़ी अभी बेटर लेवल पे है वो। तो उस टाइम पे हम लोगों को डाउट हुआ, क्योंकि उसकी लैंग्वेज भी फुली डेवलप नहीं है। अभी वो 12 ईयर्स का होने वाला है। तो अगर आपके बच्चे के साथ भी ये सिचुएशन है, बहुत सारे पेरेंट्स ये कमेंट में पूछते हैं कि मेरे बच्चे की 9 ईयर की एज हो चुकी है या फिर 11 ईयर का हो चुका है, अभी तक उसकी लैंग्वेज फुली डेवलप नहीं है या उसका एकेडमिक जो है वो थोड़ा पुअर है, तो इसके पीछे ये रीज़न हो सकता है। तो आपको डायग्नोसिस ज़रूर करवाना चाहिए अगर आपको डाउट है। IQ लेवल हो सकता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का उसको इशू हो। इससे होता यह है, डायग्नोसिस को कभी भी आप सेटबैक की तरह मत लीजिए कि अगर हम लोग डायग्नोसिस कराने जाएंगे तो हो सकता है सच में ये चीज़ कहीं निकल के ना आ जाए कि मेरे बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का भी प्रॉब्लम है। नो गाइज, ऐसा नहीं होता है। जब हम लोगों को एक्चुअल में पता चलता है ना कि हमारे बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है, तो हमारा जो ब्रेन है वो ऑटोमेटिकली उसी तरह से काम करने लगता है। मतलब अब अगर मुझे पता है, क्योंकि पहले मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती थी कि अर्नव को माइल्ड ऑटिज्म का डायग्नोसिस मिला है तो भी उसकी लैंग्वेज फुली डेवलप क्यों नहीं हो रही है, उसका एकेडमिक पुअर क्यों है। तो बोलते हैं ना कि जब आपके पास वो समझ नहीं होती, आपको सोल्यूशन नहीं मिलता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, फ्रस्ट्रेट करते हैं, बजाय उस चीज़ का सोल्यूशन ढूंढने के। तो अल्टीमेटली हम लोगों ने डिसीजन किया कि हम लोग इसका भी डायग्नोसिस कराएंगे, देखेंगे कि उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का प्रॉब्लम है या नहीं है, और वो निकल के आई। तो ये भी माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर में होती है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो अर्नव को माइल्ड में वो निकल के आया। तो इसके बाद क्या हुआ कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ का जो सोचने का तरीका है ना वो थोड़ा चेंज हो गया। फिर हम जो भी चीज़ उसको सिखा रहे हैं ना, तो हमारे अंदर वो पेशेंस डेवलप होने लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अब हमारे दिमाग में वो बात है कि अर्नव इतना टाइम क्यों लगा रहा है चीज़ों को सीखने में। तो अब हमारे अंदर वो पेशेंस है, हम समझते हैं कि हमारे बच्चे की क्या प्रॉब्लम है, तो हम उसको ज़्यादा टाइम दे रहे हैं हर एक्टिविटी के लिए, उसको बार बार वो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से पेशेंस बढ़ता है और एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप होता है पेरेंट्स और बच्चे के बीच में। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। डायग्नोसिस के लिए आप ज़रूर जाएं। तो अब हमको पता है उसको टाइम लगता है, तो हमको पता है कि उसको कितना टाइम लगता है एक एक्टिविटी को सीखने में। कई बार 2-2, 3-3 दिन भी लग जाते हैं एक छोटी छोटी चीज़ को सिखाने के लिए। लेकिन अब वो फ्रस्ट्रेशन नहीं आती है, गुस्सा नहीं आता है। अब हम लोग थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं कि नहीं, उसको टाइम लगेगा लेकिन वो सीख जाएगा। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का अगर घर में आइडिया आप लोगों को लगाना है कि मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं हो सकती, तो इसके कुछ ये साइन यही होते हैं। लॉजिकल थिंकिंग उनकी पुअर होती है, कॉग्निटिव एबिलिटी आपको पुअर दिखेगी, जो थिंकिंग स्किल है, अंडरस्टैंडिंग वो कम दिखती है, एकेडमिक पुअर होता है, और सबसे बड़ी बात लैंग्वेज जो है वो पुअर होती है, लिमिटेड होती है, नीड बेस्ड होती है। तो ये जो है वो कुछ साइन होते हैं, तो आप डायग्नोसिस करा सकते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि जिस बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का जो है वो इशू हो तो वो बच्चा सीख नहीं सकता, या वो बच्चा जो है वो एकेडमिक बिल्कुल नहीं कर पाएगा, या वो अपनी लैंग्वेज को फ्यूचर में इम्प्रूव नहीं कर पाएगा। ये हमारे दिमाग में ये चीज़ बैठी हुई है कि अब तो मेरे बच्चे को IQ का भी प्रॉब्लम आ गया, तो अब तो ये बिल्कुल भी नहीं सीख पाएगा। इंस्टेड हमने उसको सिखाना जारी रखा, और आज राइटिंग रीडिंग वो करता है। रीडिंग और राइटिंग उसको म्यूज़िक सीखने में बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। उसको जो गाने के लिरिक्स होते हैं, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होता है उसके लिए गाने याद करना। अभी उसको हम लोग क्लासिकल म्यूज़िक सिखा रहे हैं, तो उसमें भी जो उसकी रीडिंग राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा उसको हेल्प कर रही है। अदरवाइज़ मैंने एक मैम से पूछा था कि जब भी हम स्पेशल बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं तो जो भी हम सिखाते हैं वो बार बार भूल जाते हैं, और 1-1 साल लग जाता है उनको म्यूज़िक सिखाने में, या कोई गाना
गाना सिखाने में, तो वहाँ भी मैंने वही चीज़ नोटिस की कि अर्नब को सिर्फ रीडिंग राइटिंग ही ऐसी चीज़ है जो हेल्प कर रही है उसको म्यूज़िक सीखने में और कोई भी स्किल को सीखने में, क्योंकि वो नोट्स बना के रखते हैं हम लोग। अर्नब उसको रीड करता है, राइट करता है, तो उसको वो अच्छे से चीज़ें याद रहती हैं, वो उसको कभी भी गाने भूलते नहीं हैं। तो जो भी क्लासिकल म्यूज़िक के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो हम लोग लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, अर्नब को अब पूरे याद रहते हैं। तो ये चीज़ें हेल्प करती हैं, रीडिंग राइटिंग बहुत अच्छे से हेल्प करती है कई स्किल्स को सीखने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, अर्नब को भी कितना ज़्यादा टाइम लग गया राइटिंग और रीडिंग सीखने में। ये 1 साल में नहीं हुआ, 2 साल में नहीं हुआ, 3-3, 4-4 साल लग गए गाइस। प्रॉपर सीखने में तो 5-6 साल लग गए रीडिंग में। लेकिन वही चीज़ है कि धीरे धीरे स्लो आप हर रोज़ उस चीज़ के लिए टाइम दीजिए। अगर वो नहीं सीख पाया, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपने वो चीज़ रेगुलर नहीं की। और जब बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम है, तब तो ये मस्ट है कि जो चीज़ आप सिखा रहे हैं वो रेगुलर होनी चाहिए। भले ही आप कम चीज़ों को पकड़ के चलो, लेकिन उन चीज़ों को डेली आपको करवाना है, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपने 5 दिन कराया और अगले 2-3 दिन आपने छोड़ दिया, तो फिर से आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा पूरी तरह से भूल जाएगा। तो जब तक वो कॉन्सेप्ट बच्चे को प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आ रहा है, तब तक वो आपको कैरी ऑन करना है। तो ऐसे बच्चों के लिए ही जो है वो लॉजिकल थिंकिंग की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो इन्हीं बच्चों के लिए होती हैं। ऐसे ऑटिस्टिक बच्चे जिनको आईक्यू का भी इशू होता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिनमें होती है, उन्हीं बच्चों के लिए जो वो लॉजिकल थिंकिंग की एक्टिविटीज़ होती हैं। अदरवाइज़ बाकी ऐसे ऑटिस्टिक बच्चे जिनका आईक्यू लेवल नॉर्मल है, नॉर्मल से ऊपर है, उनके लिए एकेडमिक कोई मुश्किल नहीं होता है, लैंग्वेज भी वो फुली डेवलप कर लेते हैं। उनके लिए ये जो लॉजिकल थिंकिंग की एक्टिविटीज़ हैं वो नॉर्मल बच्चों की तरह इन सब एक्टिविटीज़ को कर लेते हैं। तो ये जो एक्टिविटीज़ की बुक्स होती हैं, एक्चुअली जो लॉजिकल थिंकिंग की एक्टिविटीज़ की बुक्स होती हैं, वो स्पेशली ऐसे बच्चों के लिए ही होती हैं जैसे अर्नब है, या अर्नब के जैसे दूसरे बच्चे जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का डायग्नोसिस मिला है। तो मैं इन एक्टिविटीज़ को हमेशा अर्नब को करवाती रहती हूँ। ये बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ होती हैं। पहले अर्नब बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता था, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता था। कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो बच्चा कहाँ से इंटरेस्ट लेगा। लेकिन जब रेगुलर आप इन चीज़ों को करते हैं, तो जब भी मेरे पास ये बुक्स आती हैं तो अर्नब फटाफट से खोल के बैठ जाता है और मम्मी बोलता है, मम्मी पेंसिल लाओ, मुझे करना है ये। तो अभी वो इंटरेस्ट आता है उसको पता है कि कुछ ना कुछ तो मैं बीच में कर ही लूँगा। तो अब वो चीज़ अच्छी लगती है कि वो खुद से इंटरेस्ट लेता है इन चीज़ों में। तो ऐसे ही लॉजिकल थिंकिंग एक्टिविटीज़ की बुक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही बजट में है, बहुत ही कम प्राइस में है, 600 ऑलमोस्ट 597 या 600 के बीच में प्राइस है, और 3 बुक्स आपको मिल जाती हैं। और इन 3 बुक्स में जिस तरह से मैंने इनको देखा है, 3+ जो 1 बुक है वो 3+ की मिलेगी, दूसरी 4+, तीसरी 5+। ईजी से ईजी एक्टिविटीज़ भी हैं और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ भी हैं। तो यहाँ पे मतलब अगर आपका बच्चा 3 इयर्स का है, 4 ईयर का है, 5 ईयर का है, और ऑटिस्टिक बच्चे तो अगर 7 ईयर 8 ईयर के भी हैं, तो उनके लिए भी ये बुक्स चल पड़ेंगी। और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। अब तक की मैं बोलूँगी बेस्ट एक्टिविटीज़ बुक हैं गाइस। इसमें लगभग सब बेसिक कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड हैं जो डेली लाइफ के हैं। और स्पेशल एजुकेशन का जितना भी एक 5 ईयर 6 ईयर के ऑटिस्टिक बच्चे के लिए जितना भी स्पेशल एजुकेशन है, सारा इंक्लूड है। कुछ भी मैंने ऐसा नहीं देखा जो मिसिंग है। तो बहुत ही अच्छी बुक्स लगी मुझे। अर्नब को भी इसमें कुछ चीज़ें आती हैं, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ वो कर ले रहा है, और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में उसको भी कंफ्यूजन है, तो उसको भी प्रैक्टिस करा रही हूँ। और विजुअल की हेल्प से सब कुछ इसमें दिया गया है। तो श्योर अगर ये 3 बुक्स आपका बच्चा रेडी कर लेता है, इन बुक्स के ऊपर आप अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं है, किसी स्पेशल एजुकेटर के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये 3 बुक्स की में जितनी भी एक्टिविटीज़ दी गई हैं, अगर ये बच्चा आपका कर लेता है गाइस, तो आई एम श्योर बहुत अच्छे लेवल पे आपका बच्चा आ जाएगा। अब ये जो बुक्स हैं गाइस, सबसे पहले तो जब भी आप मार्केट में ये बुक्स लेने जाते हैं या यूट्यूब पे इनके रिव्यू देखते हैं, तो आप घबरा जाते हैं कि नहीं, ये जो एक्टिविटीज़ हैं ना, ये तो मेरे बच्चे के लेवल के ऊपर की हैं, मेरा बच्चा नहीं कर पाएगा इन चीज़ों को। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जब मैंने आप लोगों के साथ स्टोरी बुक्स इंट्रोड्यूस की थी, उस टाइम पे भी मैंने आपको ये बात समझाई थी
क्योंकि ये मेरा बेसिक एक्सपीरियंस है। जब मैंने स्टार्टिंग में 3 साल 4 साल के अपने ऑटिस्टिक बच्चे को लैंग्वेज की बुक्स इंट्रोड्यूस करवाई थी, सीक्वेंसिंग पजल ये सब इंट्रोड्यूस करवाया था, उस टाइम पे स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा लगता था कि क्या करूँ, ना तो ये मेरी तरफ देखता है ना कुछ समझता है, तो इसके सामने मैं क्या बोलूँ, अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो वो इधर उधर देख रहा है, वो कुछ नहीं समझ रहा है, कैसे इंट्रोड्यूस करवाऊँ मेरे को। तो ये प्रॉब्लम मेरे सामने भी आई थी, तो मैं बेटर समझ सकती हूँ आपकी भी क्या सिचुएशन होती है। तो उस टाइम पे मैंने यही तरीका निकाला कि बुक चाहे जो भी हो, उसमें फैमिली का कॉन्सेप्ट दिया है, कोई भी कॉन्सेप्ट दिया है, लेकिन मैं उस बुक को अपने हिसाब से यूज़ करूँगी, अर्नब के लेवल के हिसाब से यूज़ करूँगी। तो फर्स्ट में हर बुक में जो भी इंट्रोड्यूस करवाती थी बुक, हर बुक में फर्स्ट डे कुछ दिन मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट नेमिंग करवाती थी। चाहे उसमें फैमिली का कॉन्सेप्ट दिया है, फिर भी मैं सिर्फ जो ऑब्जेक्ट हैं, जो करैक्टर हैं, उनके बारे में ही बताती थी। जब भी आप ऑब्जेक्ट नेमिंग आइडेंटिफिकेशन करवाते हैं तो उसमें बड़ी मुश्किल से बच्चे को 1 वर्ड याद रखना पड़ता है, तो वो इजी होता है, बच्चे का धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, इंटरेस्ट आता है, आपको भी अच्छा लगता है कि मेरा बच्चा कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स कर रहा है उस बुक में से। फिर धीरे धीरे जब बच्चा सारे ऑब्जेक्ट के साथ फैमिलियर हो जाता है, उस बुक में जो भी सिंगल ऑब्जेक्ट है, चाहे वो माउंटेन है, चाहे वो जंगल है, चाहे वो ट्री है, चाहे वो मैन है, चाहे वो चाइल्ड है, बेबी है, कोई भी है, जब इतनी सारी वोकैबुलरी उसके पास आ जाती है, जो भी बुक्स में चीज़ें दी गई हैं, तो बच्चा कॉन्फिडेंस जो है वो फील करता है। तो उसके बाद जब आप नेक्स्ट लेवल पे बच्चे को लेके जाते हैं, वो पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करते हैं ना, तो बच्चे के पास थोड़ा सा बेस होता है उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, रादर देन कि आप ये तरीका फॉलो करें कि फर्स्ट डे अगर किसी बुक में फैमिली का कॉन्सेप्ट दिया है और आप अपने बच्चे के सामने ये लेक्चर दे रहे हैं, देखो ये फैमिली है, फैमिली में ये हैं, बच्चा कुछ भी नहीं समझेगा गाइस। जब भी ऑटिस्टिक बच्चे के साथ काम करना है, बहुत कम वर्ड यूज़ करने पड़ते हैं और ओनली टारगेटेड वर्ड्स, कुछ भी फुल सेंटेंस आप यूज़ मत करो, ओनली जो मेन वर्ड हैं वही आपको यूज़ करना है। जैसे इस बुक में कई सारी एक्टिविटीज़ दी गई हैं जहाँ पे बच्चे को ऑब्जेक्ट काउंट करने हैं, तो पहले तो आप ऑब्जेक्ट बताओ। एप्पल काउंट करना है तो पहले बच्चे को पता होना चाहिए कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, एप्पल है। पहले बच्चे को ये ऑब्जेक्ट समझाओ, काउंट कॉन्सेप्ट आप बाद में समझाओ, पहले पता होना चाहिए कि ये एप्पल है, उसके बाद आप काउंट करवाना सिखाओ। उसके बाद भी ऐसे सिर्फ आपको ये बोलना है 1 2, जो थोड़े हैं जैसे 2 ही ऑब्जेक्ट है, 1 2 एप्पल, बिल्कुल स्लो मैनर में और बिल्कुल कम वर्ड आपको यूज़ करने हैं, तभी बच्चा जो है वो उन फ्रेजेस को, स्मॉल फ्रेजेस को याद भी रख पाता है और धीरे धीरे समझने की कोशिश भी करता है। तो मैं आपको आइडिया दूंगी कैसे इन बुक से आपको सिखाना है, तो चलिए वीडियो की तरफ, मैं आपको फुल रिव्यू दूंगी इन बुक्स का। तो ये बुक्स हैं गाइस, ये फर्स्ट है, ये यहाँ पे ये 3+ के बाद है 5+ और 3+ और फिर 4+ और फिर 5+, तो 3 बुक्स हैं और सारी इसमें स्पेशल एजुकेशन की ही एक्टिविटीज़ भरी पड़ी हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जैसे ऑड और सेम या डिफरेंट का कॉन्सेप्ट है तो उसको रिपीट करके बताया गया है। ऐसा नहीं कि एक पेज पे सिर्फ एक बार आपको ऑड या डिफरेंट की एक्टिविटी मिल रही है, उसको बार बार एक्टिविटी को डिफरेंट पिक्चर्स के साथ जो है वो बच्चे को रिपीट करके मतलब दिखाया गया है। तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि एक बार बच्चे ने मैच करना सीख लिया या सर्कल करना सीख लिया तो रट लिया कि हाँ इसमें से मुझे यही ऑब्जेक्ट जो अब सर्कल करना है। तो बार बार आपको रिपीटेड वे में वो एक्टिविटीज़ मिल रही हैं। तो अगर बच्चे ने एक बार वो कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो नेक्स्ट पेज पे जब वो एक्टिविटी फिर से आएगी तो बच्चा खुद से उसको कर पाएगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि इसमें जो कॉन्सेप्ट हैं वो रिपीट करके अलग अलग पेजेस पे फिर से जो है वो आप उनको बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। और बहुत ही इजी से इजी एक्टिविटीज़ भी हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी भी हैं। अगर बच्चे का लेवल थोड़ा ऊपर है तो उसके लिए भी हैं। तो मतलब ये 3 से आई थिंक 7-8 ईयर के ऑटिस्टिक बच्चे तक की एक्टिविटीज़ जो वो कवर कर लेता है। तो अगर आप होम स्कूलिंग भी करवा रहे हैं और बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, घर पर ही करवाना चाहते हैं, तो तब भी ये बुक बेस्ट है। इनके ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, लॉजिकल थिंकिंग बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगी गाइज। अगर आप इन बुक्स में जो एक्टिविटीज़ दी गई हैं तो आप खुद समझ जाएंगे कि किस तरह की एक्टिविटीज़ हैं ये। तो ये 3+ वाली बुक है गाइस। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि ये जो एक्टिविटी है इसमें हमें वो ऑब्जेक्ट को सर्कल करना है जिनको हम पहनते हैं, जैसे कि शूज़ है और जो है ड्रेस। तो जब भी अगर आप मान लीजिए ये एक्टिविटी अपने बच्चे को करवा रहे हैं गाइस, तो
एकदम से स्टार्टिंग से ये कॉन्सेप्ट आप स्टार्ट मत करो। जस्ट पहले कुछ दिन जो है वो इस बुक में जितने भी ऑब्जेक्ट दिए गए हैं ना, जस्ट बच्चे को वही इंट्रोड्यूस करवाइए कि हाँ ये शीप है, ये एरोप्लेन, शूज़, बनाना, शर्ट, होम या हाउस। तो इस तरह से ये जो प्रॉब्लम आती है ना आप लोगों को कि मेरा बच्चा बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता है, उसका ये बेस्ट सोल्यूशन है। सबसे पहले ओनली जो विजुअल पिक्चर्स हैं उन्हीं की ऑब्जेक्ट नेमिंग करवानी है, उन्हीं की आइडेंटिफिकेशन करवानी है। ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे बच्चे को तो मैंने पहले से ही बहुत सारे ऑब्जेक्ट की नेमिंग करवा दी है, फ्लैश कार्ड से या कहीं से भी करवा दी है, तो अब तो मैं नेक्स्ट लेवल पे जाऊंगी। नो, अगर बुक्स में आपका बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता है तो बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप उसका इंटरेस्ट जो है वो गेन करो, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको बढ़ाओ। और वो कहाँ से बढ़ेगा, उसका यही तरीका है, सबसे पहले सिर्फ बच्चे को ऑब्जेक्ट के बारे में समझाना है। और जब बच्चा बहुत सारे ऑब्जेक्ट बुक में से उसको नेमिंग आइडेंटिफिकेशन आ रही है, उसके बाद फिर आप एक्टिविटी कराना जो वो स्टार्ट करो। यही बेस्ट तरीका है। जो भी बुक्स आप इंट्रोड्यूस करो उसमें यही मेथड यूज़ करो। देखना आपका बच्चा ज़रूर इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि जब बच्चा इंटरेस्ट लेगा ओनली तभी वो अपना 100% उस एक्टिविटी को सीखने में लगाएगा। अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है तो आप जितनी बार उसके मुंह के सामने रिपीट करते रहो, अगर बच्चे का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है तो वो नहीं सीखेगा। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चे का इंटरेस्ट आना चाहिए। अभी मैं आपको इसका फुल रिव्यू दूंगी। सबसे पहली बुक है फॉर एज 3+। चलो करो, स्टार्ट करो। तो 3+ के लिए बहुत ही इजी एक्टिविटीज हैं। चलो करो। 1 2 2 क्या ये बोलो? 1 2 2 pomegranate। हाँ, नेक्स्ट करो, फटाफट करो। 1 2 3 3 जल्दी जल्दी करो। 1 2 3 4 4 apple। 1 2 3 4 5 grapes। चलो चलो पढ़ो। कलर एनी 2 butterflies। तो कितनी बटरफ्लाई को कलर करेंगे? 2। हाँ, 2 को टिक कर दो। हाँ हाँ 2 बटरफ्लाई को टिक कर दो। हाँ तो यहाँ पे कलर करना है 2 बटरफ्लाई को। कुछ इसी तरह की एक्टिविटीज हैं। पढ़ो आगे अर्नब, फटाफट पढ़ो। What helps us in keeping our teeth clean? Circle the correct object। हाँ, तो टीथ किससे क्लीन करते हैं हम? टीथ ब्रश से। हाँ, तो सर्कल कर दो। हाँ, नेक्स्ट आगे पढ़ो। क्या है? कलर द स्टार्स येलो। हाँ, तो किसको कलर करेंगे? स्टार को। हाँ, और कौन सा कलर करेंगे? ये स्टार को कौन सा कलर करेंगे हम? स्टार को येलो। हाँ, येलो कलर करेंगे। टिक कर दो स्टार को बस, क्योंकि मुझे बुक्स किसी को देनी है तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा खराब ना हो। ठीक है। तो यहाँ पे स्टार को बीच में से चूज करके बच्चे को कलर करना है। नेक्स्ट पढ़ो अर्नब, जल्दी करो। ड्रॉ बीड्स ऑन द abacus for the given number। 1 has been done for you। 1 2 1 2 3। आगे बनाओ। 1 बनाओ बीड्स। हाँ, 1 2 वेरी गुड। 3 4। हाँ, नेक्स्ट। 1 हाँ 2 1 हाँ 1 2 3 4। 1 2 3। हाँ 1 2 3 4 5। हाँ, बाकी छोड़ दो और देखो आगे पढ़ो क्या लिखा है। क्रॉस द ऑड वन आउट। हाँ, तो ऑड को क्रॉस कर दो। ये कहाँ जा रही है गाड़ी? गाड़ी लेफ्ट में। हाँ, ये गाड़ी राइट में। गाड़ी लेफ्ट में। गाड़ी लेफ्ट में। गाड़ी। हाँ, तो ऑड को क्रॉस कर दो। कौन सा ऑड है? गाड़ी। कौन सा ऑड है? डिफरेंट कौन सा है? हाँ, करो। हाँ, तो लेफ्ट क्या है? लेफ्ट सेम है। और राइट क्या हो जाएगा? राइट क्या है? ऑड है। तो ऑड और सेम का कॉन्सेप्ट भी है इसमें। चलो ये करो, पढ़ो। लुक एट द पिक्चर एट टिक द राइट ऑप्शन। क्या कोल्ड? हाँ, ये क्या है? आइस। हाँ, आइस क्या होती है? कोल्ड। ये क्या है? चाय। हाँ, चाय क्या होगी है? हाँ, हॉट होगी। और यहाँ पे आगे बच्चे को ट्रेस करना है
और यहाँ पे कलर करने के कलर द पिक्चर, और ये पढ़ो ये क्या है? क्रॉस द सर्कल विद 4 स्वीट। हाँ 4 स्वीट। हाँ 1 2 3 4 को क्या करना है हमको? क्रॉस कर दो। इस तरह से आगे मैच ईच पिक्चर टू इट्स शेडो, शेडो को मैच करना है। यहाँ पे क्रॉस द ऑड आउट इन ईच रो, जैसे कि कार और ट्रैक्टर में एप्पल ऑड है, यहाँ पे अम्ब्रेला ऑड है, यहाँ पे कैप ऑड है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है, ये 3+ बच्चों के लिए है, तो बहुत ही ईजी एक्टिविटीज़ हैं। नेक्स्ट बुक ले लेते हैं। आगे है 4+। 4+ के लिए किस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें ट्रेसिंग दिया गया है, ट्रेस द पैटर्न एंड हेल्प द एनिमल्स रीच देयर होम्स। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यही रुको, तो यहाँ पे आप देखो, तो अगर ये एक्टिविटी आपको अपने बच्चे को जैसे इंट्रोड्यूस करवानी है, ट्रेस द पैटर्न एंड हेल्प द एनिमल्स रीच देयर होम्स, तो जस्ट आपको शुरू में बस ये समझाना है कि ये क्या डॉग है, जैसे ये बर्ड है, ये स्पैरो है। तो शुरू में जस्ट आपको ये जो ऑब्जेक्ट हैं इनके नेम बताने हैं, क्योंकि अगर बच्चे को ऑब्जेक्ट का नेम ही पता नहीं है तो उसके लिए समझना मुश्किल है, एक्टिविटी को करना ऑलरेडी उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो शुरू में जस्ट आप बच्चों को जो बुक में ऑब्जेक्ट या कैरेक्टर हैं उनके बारे में समझाइए। जब बच्चा ये सब सीख जाएगा उसके बारे में, उसके बाद जो ये एक्चुअल में जो एक्टिविटी है, तब बच्चा जो है वो इसको अच्छे तरीके से समझ पाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं करना है कि बच्चा रट ले इन चीज़ों को। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझाने की आप कोशिश कीजिए कि जैसे हम घर में रहते हैं उसी तरह से डॉग के लिए भी एक अलग घर होता है जिसको हम कैनल बोलते हैं। उसी तरह से बर्ड जो है वो नेस्ट में रहते हैं। तो एक आइडिया भी आप बच्चों को दे सकते हैं, विजुअल से बच्चे जो है वो थोड़ा बेटर सीखते हैं हमारे। तो इसी तरह से शुरू ऐसा नहीं है कि बच्चे को डॉग का पता नहीं है और कैनल का भी पता नहीं है और ये आप बच्चे को ये एक्टिविटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर ये बुक आप परचेज करते हैं, कोई भी बुक अगर आप लेते हैं, तो पहले बच्चे को वो जो ऑब्जेक्ट हैं उनके ऊपर फोकस कीजिए। तो इसी तरह से आइडेंटिफाई एंड सर्कल ऑल द पिक्चर्स हुज नेम्स बिगिन विद द लेटर ए। तो इसी तरह से लाइक ए फॉर एंट है, ए फॉर एप्पल है, तो ये बच्चे को सर्कल करना है। यहाँ पे कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो 4+ के लिए दी गई हैं। यहाँ पे काउंट एंड राइट द टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स, तो कितने टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स हैं, ये वाला एक्टिविटी है। तो मैं कुछ एक्टिविटीज़ आपको बताऊँगी जो इसमें दी गई हैं। तो यहाँ पे देखिए बिफोर और आफ्टर का कॉन्सेप्ट भी इसमें है। काउंट ईच ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लिखा गया है कि आइसक्रीम आपको काउंट करनी है। आइसक्रीम, तो ये रो में कितनी आइसक्रीम हैं। तो जनरली बच्चा क्या करेगा, सारे के सारे ऑब्जेक्ट काउंट करेगा और वहाँ पे टोटल नंबर लिख देगा। तो ये भी एक तरह की लॉजिकल थिंकिंग है कि यहाँ पे मुझे आइसक्रीम दिया है तो मुझे ओनली आइसक्रीम को ही काउंट करना है, यहाँ पे मुझे ओनली चॉकलेट को काउंट करना है। तो बहुत ही बढ़िया लॉजिकल एक्टिविटी है ये। मैच द एनिमल्स विद देयर होम, सर्कल द आइटम्स दैट राइम्स विद द वर्ड फैन, तो फैन के साथ मैन, ड्रॉ लाइन्स टू मैच द शेप्स। तो ये बुक में आप देखोगे गाइस, तो इजी से इजी एक्टिविटीज़ भी हैं और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ भी हैं, डिफ़िकल्ट भी हैं आगे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है तो जिनका बच्चे का लेवल थोड़ा सा कम है, जिनको थोड़ा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम है, तो वो फर्स्ट जो इजी एक्टिविटीज़ हैं उनसे शुरुआत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इजी से इजी एक्टिविटीज़ भी हैं। जैसे कि ये बिल्कुल बहुत ही इजी है, ईजिली बच्चा समझ सकता है कि ये दोनों शेप्स एक जैसी हैं तो मुझे इनको मैच करना है। तो फर्स्ट आप इनसे शुरुआत कीजिए। मैच वन एंड मैनी, मैच वन एंड मैनी। तो इस तरह से वन एंड मैनी, ये वन बुक है एंड ये 1 2 3 4 5 बुक्स। तो वन एंड मैनी का सिंगुलर और प्लूरल का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पे है। क्रॉस द वंच विद मोर बैलून्स, तो मोर बैलून्स कौन से हैं, तो इसमें सिंपली आप बच्चे को काउंट कराइए। अनब हैंड बार निकालो, इसमें सिंपली आप काउंट कराइए, फिर बच्चा समझ जाता है कि कौन सा जो है वो ग्रेटर नंबर है, तो वही जो है वो मोर बैलून्स होंगे। द फ्लावर इज़ रेड एंड येलो, दिस फ्लावर इज रेड एंड येलो, तो रेड और येलो कलर करना है। रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड कलर द फ्लावर अकॉर्डिंगली, दिस फ्लावर इज रेड एंड येलो, तो रेड एंड येलो कलर आपको इसमें यूज़ करना है। ड्रॉ लाइन्स फ्रॉम द एनिमल्स टू देयर बेबीज, अगेन वही सेम एक्टिविटी है। मैच द अपोजिट्स, नेक्स्ट है मैच द अपोजिट्स, डे नाइट और एम्प्टी फुल, तो विजुअल के साथ यहाँ पे दिखाया गया है।
तो समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है। ड्रॉ लाइंस टू कनेक्ट ईच पिक्चर विद इट्स अदर हाफ, तो हाफ को मैच करना है। तो ये बहुत ही इजी एक्टिविटीज़ हैं। कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत ईजी हैं। ट्रेस एंड कलर, इनको ट्रेस करना है और आपको कलर करवाना है बच्चे से। तो ये 4+ का है। व्हाट विल कम नेक्स्ट टू ईच सेट, तो ये पैटर्न वाले क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है गाइस 5+, तो ऑब्वियसली इसमें थोड़ा और डिफ़िकल्ट होंगी एक्टिविटीज़। 5+ में कुछ इस तरह की एक्टिविटी हैं, लाइक विच फ्रूट्स हैव टू बी रेड, कलर देम। तो रेड कौन सा होगा? रेड एप्पल होता है, रेड पोमीग्रेनेट होता है, और ये रेड चेरी होता है। तो कलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे टिक द थिंग्स वी यूज़ टू कीप अवर सेल्फ क्लीन। तो क्लीनिंग के लिए कौन से ऑब्जेक्ट यूज़ होते हैं? तो यहाँ पे ये है सोप और साबुन, तो इनको सर्कल करना है। यहाँ पे काउंट करके बच्चे को लिखने हैं कितनी स्नेल हैं, कितने फ्लावर्स हैं। लुक एट द पिक्चर ऑन द लेफ्ट इन ईच रो, टिक द पिक्चर दैट इज सेम एंड क्रॉस आउट द वंस दैट आर डिफरेंट। तो जो सेम है उनको हमको टिक करना है, और जो इसको जो डिफरेंट है उसको हम लोगों को क्रॉस करवाना है बच्चे से। तो ये सेम है तो इसको हम लोग टिक करेंगे और बॉल को क्रॉस करेंगे। काउंट एंड कलर एज मैनी ब्लॉक्स एज द नंबर गिवन विद ईच कॉलम। तो यहाँ पे हम लोगों को 4 कॉलम कलर करवाने हैं, 6 कॉलम जो है वो कलर करवाने हैं। काउंट एंड राइट। गाइस, अगर आप भी इन बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। और अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।